नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब शुरू होने जा रहा आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब वो शो जो जनता की आवाज है। हम चाहते हैं कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिले। अगर सिस्टम या सरकार की वजह से आप परेशान हैं, तो घंटी बजाओ आपकी समस्या की पड़ताल कर हर जरूरी सवाल पूछता है, ताकि हर किसी की जिम्मेदारी तय हो सके। आज घंटी बजाओ में बात होगी उस सिस्टम की जिसने देश के लाखों लाख लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ये टूटे हुए छज्जे, खस्ता हाल दीवारें, लेंटर में हुआ छेद, कमजोर पड़ा बीम, पहली नजर में ये भूतहा इमारत नजर आती है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें कुछ महीने पहले तक 120 परिवार जो है वो रहा करते थे। हालांकि बिल्डिंग की स्थिति को देखते हुए बीएमसी और स्थानीय प्रशासन ने इसे जर्जर घोषित कर दिया, जिसके बाद इस बिल्डिंग में से जो सभी परिवार रहने वाले हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हालांकि बिल्डिंग के लोग ये बताते हैं कि जिनके पास पैसा था वो कुछ साल पहले ही इस बिल्डिंग को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज से ठीक 1 महीने पहले तक इसमें 60 से 70 आदमी रहा करते थे। हालात बता रहे हैं कि ये इमारत ढहने के करीब है, लेकिन फिर भी लोग इसमें रहने को मजबूर हैं। इस मकान में रहने वालों की दहशत छत पर लगी चादर से समझिए। देखिए सर, यहाँ से पत्थर गिर जाता है, दीवार गिर जाता है। ये देखो, हम लोग ने कपड़ा लगाया, इधर से कपड़ा लगाया, इधर से कपड़ा लगाया, वो पत्थर गिरता है तो रात को हम लोग को डेंजर रहता है। ये देखो, यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक लगाए, यहाँ से पानी भी आता है। ये सोने के लिए हम लोग ने अपना खुद का संरक्षण के लिए प्लास्टिक लगाया। अपना दर्द विस्तार से बता रहे हैं 73 साल के भुजंग गंगाराम कामले। भुजंग इमारत की दूसरी मंजिल पर अकेले रहते हैं। यहाँ देखो सर, ये देखो, हम लोग ने कागज लगाया अपना खुद का संरक्षण के लिए। मट्टी नहीं गिरना चाहिए। खाना बनाते वक्त, कुछ खाना खाते वक्त, चाय भी बनाते वक्त मट्टी गिर जाता है सब इधर। क्या हालत हो गया देखो। कोई इधर ना मंत्री कोई आने को देखता है, ना कोई खासदार है। लेकिन सवाल ये कि जब मालूम है कि घर खतरनाक है, तो भुजंग इस इमारत में क्यों रहते हैं? ले सकते हैं ना दूसरी जगह पे। हम लोग के पास कुछ है नहीं। कंपनी 22 साल हो गया, हमारा स्वदेशी मिल का 1 रुपया भी हमको मिला नहीं है। ये उम्र में मेरे को कोई जॉब देने वाला नहीं है, और ना मेरे को जॉब था। तो अभी मैं एक लॉयर के पास काम करता है, तो उधर से मेरे को पर डे 300 रुपये मिलता है। ऐसे मुसीबत है। लॉयर के पास कितना दिन काम करेगा? काम रहेगा तो देता है पैसा, नहीं रहेगा तो बताए जाओ आज मैं बाहर जाने वाला है। और अभी 15 दिन हो गया तो उसका बदली हो गया नगर में, तो वो भी अभी 15-1 तारीख से मैं घर में बैठेला है। अभी तो जॉब भी नहीं, अभी वॉचमैन का जॉब ढूंढ रहा है इधर उधर, लेकिन उम्र की वजह से वो वॉचमैन का भी जॉब नहीं मिल रहा है। सिर्फ भुजंग का कमरा ऐसा नहीं, इसकी बालकनी में जाएंगे तो छज्जे गायब मिलेंगे। न दीवार पर भरोसा, न छत का। मुंबई की चूना भट्टी इलाके की इस इमारत में
120 घर हैं जो इमारत की देखभाल न होने से खस्ता हाल हो चुके हैं और इमारत जर्जर। 65 वर्ष के महेंद्र सदाशिव कामले को देखिए, जो छज्जा न होने से दीवार के साथ लगी रस्सी को पकड़कर अपने घर तक पहुंचते हैं ताकि जरूरत का सामान लेकर जा सके। तो आप अंत में जो है फिर से वापस इसी घर में रहने के लिए मजबूर हो गए? हाँ, मजबूर हो गया बोला तो बाहर जा ही नहीं सकते ना। नौकरी इतना बड़ा नहीं पाता है, वो पैसा नहीं, तनख्वाह मिलता है जो अपने को बाहर रहने को जाने के लिए पैसा मिल सकता है, उतना दे सकता है। फिर देगा तो खाना क्या खाएगा, क्या घर चलाएगा, वो हिसाब से हम लोग को कुछ कर नहीं सकते हम। और ये हैं 65 साल के विलास सोनटके। इनका जन्म इसी इमारत में हुआ और इन्होंने इस इमारत को अपनी आंखों के आगे जर्जर होते हुए देखा। विलास अकेले कमाने वाले हैं और परिवार के 5 लोगों का बोझ उनसे ही सुनिए, वो इस इमारत में क्यों लौट आए। डर तो लगता ही है, लेकिन हमारी मजबूरी है, यहाँ हम रहते हैं, खराब अवस्था है, फिर भी हमें यहाँ रहना पड़ता है पैसे की वजह से। हमारे पास पैसा नहीं है और यहाँ कहाँ खरीद नहीं सकते, ना रेंट पे हम बाहर कहीं रह सकते हैं। किसी के पास पैसे, उन लोग बाहर खुद के रूम लेके रह रहे, जिसके पास नहीं है उन लोग इधर ही है। ठीक 1 महीने पहले ही इन लोगों को यहाँ से जो है हटाकर अलग अलग जगहों पे रखा गया है, इसलिए कभी कभार ये लोग इस बिल्डिंग में आते हैं और जो सामान है जो नियमित रूप से लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उस सामान को लेने के लिए इस बिल्डिंग में अक्सर आया करते हैं। कि बहुत ही जर्जर स्थिति में ये बिल्डिंग है, लोग रस्सियों के सहारे अपने घरों तक जाते हैं और घर में जो सामान है वो सामान एक एक करके उस अपने जिस जगह पे उनको ठहराया गया है उस जगह पर वो सामान लेकर जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, मौत का ऐलान करने वाली इस इमारत में लोग लौटने को क्यों मजबूर हैं? आखिर क्यों खतरा भांपते हुए भी जान जोखिम में डाल रहे हैं? तो वजह है, अगर इस छत के नीचे मौत नजर आ रही है तो इस छत से दूर जीने की आस भी तो नहीं। मुंबई में झोपड़ी का किराया भी 10,000 पार कर जाता है और इसीलिए अगर जीना है तो इसी जर्जर इमारत में लोग लौट आते हैं। हमारी परिस्थिति भी है नहीं, क्या जो वोटी जाए रहने को 10-12 हजार रुपया रेंट है उसका, वो हम दे नहीं सकते। हमारी परिस्थिति डाउन होने के कारण हम कहीं रह नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ रहना पड़ता है जर्जर बिल्डिंग में। तो ध्यान रखिएगा, ये उस महानगर में हो रहा है जिसे माया नगरी कहते हैं, जो देश की आर्थिक राजधानी है, जहां नगर निगम का बजट करीब 46,000 करोड़ का है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीएमसी क्या ऐसे लोगों के लिए पक्का इंतजाम नहीं कर सकती? कि महानगर पालिका इसको देखिए, क्योंकि 10-12 परिवार वापस चले गए। अगर कल कुछ हादसा हो गया और हादसे के बाद कहीं किसी की दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार महानगर पालिका होगा। तो मुझे लगता है कि महानगर पालिका कहीं न कहीं अपना पाला झटक रहा है और महानगर पालिका इसमें अपना जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। सिर्फ ये चूना भट्टी की इमारत अकेली नहीं, मुंबई में ऐसी दर्जनों इमारतें हैं जिनमें कुछ निजी हैं, कुछ बीएमसी की इमारतें हैं। यहाँ तक कि 6 स्कूल भी जर्जर हालत में हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जनता से टैक्स वसूलने वाला बीएमसी ऐसी इमारतों का पक्का इलाज क्यों नहीं करती? मुंबई में मॉनसून से पहले सर्वे किया जाता है। इस बार सर्वे में सामने आया कि मुंबई में कुल 387 इमारत अब भी जर्जर हैं, यानी कभी भी गिर सकती हैं। तो कुल जर्जर इमारतों की बात की जाए तो इनकी संख्या है 387 और इनमें से बीएमसी की जो जर्जर इमारतें हैं उन पर संख्याओं पर नजर डालिए जो आंकड़े दिए जाते हैं। देखिए, बीएमसी की 66 और मार्केट इनमें ऐसे हैं जो 6 हैं और स्कूलों की बात की जाए तो 5। इन जर्जर इमारतों से दुर्घटना की आशंका लगी रहती है। ऐसे में हजारों करोड़ बजट वाली बीएमसी को इन जर्जर इमारतों की सुध लेनी चाहिए। ये मॉनसून से होने वाली मुसीबत वो कहानी है जिसे सिस्टम टाल सकता है, जिसका समाधान
ढूंढा जा सकता है, लेकिन सिस्टम देश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ देता है। हर साल बाढ़ से जान जाती है, करोड़ों का नुकसान होता है। ऐसे निकम्मे और लापरवाह सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। ये राजस्थान के जोधपुर का दर्द है, ये हरियाणा के गुरुग्राम का दर्द है, ये असम के रोहमरिया गांव का दर्द है, ये मध्य प्रदेश के खरगोन का दर्द है। 4 राज्यों की ये 4 तस्वीरें एक ही कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं हमारा सिस्टम बेपरवाह है। उसे ना तो बाढ़ से बर्बाद होती भारत की संपत्ति की परवाह है और ना ही इंसान की जान की। अगर ऐसा होता तो रेगिस्तानी जिला जोधपुर फिर से दरिया न बन जाता। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में ये हाल है तो भला दूसरी जगह क्या होगा? रविवार को सिर्फ 40 मिनट की मूसलाधार बारिश के बाद जोधपुर शहर बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। सिर्फ 40 मिनट की बारिश में जिस सड़क किनारे लोग वाहन खड़े करके शॉपिंग करने आए थे, उस सड़क पर तेज रफ्तार नदी उफनती हुई दिख रही थी। पानी दुकान के भीतर तक पहुंच गया। लोग वाहन छोड़कर सड़क का किनारा पकड़कर खड़े हो गए। इस बार तो हद हो गई, क्योंकि जगमगाते जोधपुर रेलवे स्टेशन के सिर्फ बाहर पानी नहीं भरा था, स्टेशन के भीतर भी बारिश के पानी की सल्तनत दिखाई दे रही थी। अब आप टीवी स्क्रीन पर मौजूद 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 27 जुलाई को जोधपुर से आई, जबकि दूसरी तस्वीर बिल्कुल ताजा है। 27 जुलाई को भी कुछ देर की बारिश में सैकड़ों किलो वजन वाली कार खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दी थी और ठीक वैसी ही तस्वीर एक बार फिर सामने आई। ये ठीक बात है कि इस बार जोधपुर में सामान्य से 85% ज्यादा बारिश हुई, लेकिन पिछली गलती के बाद भी प्रशासन सीखने को तैयार नहीं था। अब आपको दिखाते हैं एमपी के खरगोन की तस्वीरें। 1, 2, 3, 4, 5 आलीशान गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों में रस्सी बांधकर उन्हें ट्रैक्टर के सहारे निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़वाह के पास काटकूट नदी के पास जब ये कार यहाँ पार्क की गई थी तब यहाँ पानी नहीं था, लेकिन कुछ मिनटों के भीतर यहाँ इतना पानी आया कि 13 गाड़ियां बह गई। ये तो बची हुई कारें हैं जो यहाँ अचानक आई आफत की गवाही बनकर खड़ी रह गई। दरअसल इंदौर से कुछ परिवार खरगोन में नदी किनारे पिकनिक मनाने आए थे। नदी में अचानक जल स्तर इस तेजी से बढ़ा कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। गाड़ियां तेजी से पानी में बहने लगी और लोगों ने गाड़ियों से निकलकर जान बचाई। गनीमत ये रही कि गाड़ियों को नुकसान हुआ मगर किसी जान की हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इसके पीछे फ्लैश फ्लड था, अचानक पानी आना। आमतौर पर नदियों में इसके लिए सायरन लगाए जाते हैं ताकि लोग खतरा भांपकर नदी से दूर हो सकें। मॉनसून के सीजन में खास पिकनिक स्पॉट पर खास एहतियात किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आया और इसीलिए कारें बह गईं। हालांकि जान का नुकसान होने से बच गया। हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल देखिए। यहाँ इस अभागे परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी। इस परिवार का नौनिहाल उफनते नाले में बह गया। सिर्फ 8 साल का दिशांत भला नाले के खतरे को कैसे पहचानता। नाले का भाव उस बच्चे को लेके गया, गांव के लोग पूरे उतर के नाले में, बच्चा हमारे हाथ नहीं लगा है। हमें कोई कार्रवाई चाहिए, हमारे तो बच्चों ने खतरा है, हमने चाहिए कार्रवाई। परिवार का सवाल है, छोटी से छोटी चीज पर टैक्स वसूलने वाले सिस्टम को ये संभावित खतरा क्यों नहीं दिखा। गुरुग्राम के गाड़ौली गांव में नाले के किनारे बैरिकेड या रेलिंग नहीं थी, किसी तरह के पत्थर भी नहीं। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा तो प्रशासन के पास
आश्वासन के सिवा कुछ नहीं था। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ और इसके लिए पूरा प्रशासन और सभी दुखी भी हैं और हम आशा करते हैं कि सारे जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं मिलके आगे भविष्य में ऐसी दोहराई ना हो। इससे पहले गुजरात के मेहसाणा के बीसनगर में भी खुले नाले के चलते जया नाम की छात्रा की मौत हुई, लेकिन मौत के बाद भी प्रशासन की नींद टूटी नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें असम में नजर आईं। संवाददाता मदीहा खान डिब्रूगढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर रोहबरिया पहुंची। यहां भी बाढ़ से अपनों को खोने का दर्द साफ दिखाई दिया। रोमनिया गांव के अंदर पहुंचे हैं। इस गांव के 5 लोगों की मृत्यु इस बार बाढ़ से हुई है। बाढ़ का प्रभाव, बाढ़ का कहर साफ तौर से गांव-गांव में असम में देखा जा रहा है। नदी किनार खेती है, बालीजान बुर्रा से आया है, पानी बुटता डूब गए, बोट पूरा डूब गया। ये गांव जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है। घरों तक पानी आ जाता है। घर के ऊपर जो मिट्टी लगी है वो पूरी तरह से धुल चुकी है। साफ निशान यहाँ पर जो देखा जा रहा है। गांव वालों की जो हालत है वो काफी खराब है। गांव के कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जब यहाँ पर पानी भर आता है तो उनको घर और उनको अपना सारा सामान छोड़कर नामघर यानी कि जो मंदिर है वहाँ शरण लेनी पड़ती है। मॉनसून हर साल आता है। मॉनसून के साथ कहीं खुशहाली आती है और कहीं तबाही। ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मॉनसून के नुकसान को कम किया जाए और उसे खुशहाली में बदला जाए। लेकिन साल दर साल नाकामयाबियों की कीमत जनता को भी चुकानी पड़ती है। कई बार सरकारें और प्रशासन बाढ़ से होने वाली तबाही को कुदरती आफत कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आफत हर साल आती है, क्या उससे जनता को बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं है? बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं से इस साल अब तक 1439 मौत हो चुकी है, जबकि 35,202 घर तबाह हो चुके हैं। जबकि आजादी से अब तक की बात करें तो 1,07,000 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, यानी आजादी के 75 साल में करीब हर साल बाढ़ से 1,500 मौत होती है और अब तक 77 करोड़ 14 लाख घर तबाह हुए। ये भारत में मौजूद कुल घरों से ज्यादा है। आप अंदाजा लगाएं, आजादी के 75 सालों में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा घर बाढ़ से तबाह हुए हैं। पूरे देश की बात कर लें तो ये तबाही 4 लाख करोड़ से ज्यादा की है। तो सोचिए, अगर यही पैसा देश के विकास में लगता तो देश का विकास कितना तेज होता। यह भी सच है, हर आपदा को टाला नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि सही सूचना और तैयारी से कुदरत के कहर से नुकसान कम किया जा सकता है। और इसका उदाहरण है मॉनसून सीजन में बिजली गिरना। भारत में बिजली गिरने से हर साल 2500 से ज्यादा मौत होती है, जबकि अमेरिका में अगर यह आंकड़ा आप देखें तो सिर्फ 20। यानी जहां सिस्टम काम करता है वहां कुदरती आफत से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।